हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज मैं आपके साथ एक फ़ाइल शेयर करूंगा जो कि फ़ाइल मैंने अपने लिए बनाई थी, लेकिन आज मैंने उसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं आपको ध्यान में रखकर कि जो आपके काम को थोड़ा इजी करे, आपका टाइम बचाए। तो मैं आपको फ़ाइल एक्सप्लेन करता हूँ। अगर फ़ाइल आपको अच्छी लगे तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और अपने डेली वर्क में यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको फ़ाइल दिखाता हूँ। जो फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो एक एड इन फाइल है। उस एड इन फाइल का आइकन इस तरीके से होता है, यहाँ पे ग्रीन कलर का एक डॉट बना रहता है। और जो हम नॉर्मल वर्किंग करते हैं एक्सेल शीट, वर्कबुक या एक्सेल शीट कह सकते हो, वो इस टाइप की होती है। फ़र्क क्या है, अगर आप इसे ओपन करोगे तो ये फाइल इस तरीके से ओपन होती है, जैसे कि हम डेली एक्सेल फाइलें ओपन करते हैं तो विजिबल हो जाती है सामने। बट एड इन फाइल हमारे बैकग्राउंड में, एक्सेल के बैकग्राउंड में ओपन होती है। अगर उसके ऊपर कोई टैब क्रिएट है तो वो आपको दिखेगा, जैसे कि ये टैब है। अभी जब मैं उस फाइल को ओपन करूँगा तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैब ऐड हो जाएगा। देखिए, एड इन फाइल ओपन होने से पहले माइक्रोसॉफ्ट वाला आपको एक सिक्योरिटी पर्पस पे नोटिस दिखाता है, एक तरह से कह सकते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि एक्सेल के थ्रू हम कोई भी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। जैसे हम इंटरनेट को ऑन कर सकते हैं, उससे कोई फाइल डाउनलोड कर सकते हैं या कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में माइक्रोसॉफ्ट वाला पहले आपको वार्निंग कह सकते हो देता है कि अगर ये फाइल अननोन सोर्स से है तो इसे ओपन मत कीजिए, इसके मैक्रो को इनेबल मत कीजिए। तो कोई जिसको ठीक लगे वो इसे डाउनलोड करे और वो यूज़ करे। ठीक है, तो जब फाइल आप ओपन करोगे तो ये विंडो खुलेगी, इसमें आपको मैक्रो को इनेबल करना होगा। जैसे ही आप मैक्रो को इनेबल करोगे यहाँ पे ये टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने ये सारी बटनें क्रिएट कर रखी हैं। ये क्या काम करती है, कैसे आपका टाइम बचा सकती है और कौन सी इन्फॉर्मेशन इससे आपको मिल सकती है, वो मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले, अगर आपके पास कोई वर्कबुक है जिसके अंदर बहुत सारी सीटें हैं और आप चाहते हो कि उन सीटों का एक इंडेक्स यानी एक लिस्ट क्रिएट हो जाए और शीट नेम के ऊपर लिंक लगा रहे जिससे कि मैं उसके ऊपर जा सकूँ, तो आप इस बटन को क्रिएट करोगे तो यहाँ पे इंडेक्स शीट के नाम से एक शीट क्रिएट हो जाएगी और जितनी भी आपकी शीटें हैं उसके ऊपर हाइपर लिंक लग जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू आप उस शीट पे जा सकते हो और उसके बाद फिर बैक, फिर किसी शीट पे जाना है तो जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि जाने के लिए तो ये बहुत ईजी है, पर अगर मैं बैक वापस आना हो तो फिर मेरे को कैसे होगा, यानी आपको फिर इस शीट को अगर बहुत आगे निकल गए तो बैक करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आप दूसरी बटन को यूज़ कर सकते हो। इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहीं पे एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जितनी भी शीट आपकी वर्कबुक के अंदर है। यहाँ पे 5 है तो 5 दिखा रहा है, अगर यहाँ 30 होती तो वो 30 ओपन कर देता और आप उसके ऊपर क्लिक करके सीट पे जा सकते हो और दोबारा इस बटन पे क्लिक करके वापस अपनी करंट सीट पे आ सकते हो। फ़र्क क्या है, ये आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं देगा, लेकिन ये वाली बटन आपको रिटर्न में दे रही है, जिससे आप इन शीटों, अगर आप इन शीट नेम को कहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, जैसे आप कोई शीट हाइड करते हो तो हाइड करने के लिए आप ये वाला बटन क्लिक करते हो, तो ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ आप क्लिक करोगे तो ये शीट हाइड हो जाएगी। फिर उसके बाद अनहाइड करने के लिए आप इस बटन को क्लिक करते हो, क्योंकि अगर हमारी वर्क बुक के अंदर कहीं पे भी कोई शीट हाइड है तो ये बटन हाईलाइट रहेगा और इसे क्लिक करने से वो टेबल, ये टेबल ओपन होती है जिससे हमें पता चल जाता है कौन कौन सी शीट हाइड है। तो इसको आप यहीं से हाइड भी कर सकते हो और यहीं से अनहाइड भी कर सकते हो, आपको राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है वेरी हाइड शीट। वेरी हाइड शीट का मतलब होता है कि जब आप कोई शीट हाइड करते हो तो ये वाला आइकन हाईलाइट हो जाता है, जिससे पता चलता है कि इसके अंदर कोई शीट हाइड की हुई है। ठीक है, लेकिन अगर आप वेरी हाइड शीट से हाइड करोगे तो ये आइकन ओपन नहीं होगा, हाईलाइट नहीं होगा, जिससे जिसको इसकी नॉलेज नहीं है उसे यही लगेगा कि इसके अंदर कोई भी शीट हाइड नहीं है। ये बटन इसलिए यूज़, ये वैसे ये बटन तो मैंने क्रिएट किया है, लेकिन ये कोडिंग का जो पार्ट है ये इसलिए क्रिएट किया गया है, जैसे हम किसी बड़े डेटा पे वर्क कर रहे हैं, हमने कोई बहुत बड़ा डैशबोर्ड क्रिएट कर रखा है, उसके अंदर सारा डेटा है। तो जो सामने से सीनियर होते हैं या किसी अदर कंट्री का डेटा हमने बना रखा है, जैसे कि एमएनसी के अंदर होता है, तो उस कंडीशन में हमें सिर्फ रिपोर्ट ही आगे फॉरवर्ड करनी होती है, पर हम डैशबोर्ड से डेटा डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि डैशबोर्ड क्रिएट ही फॉर्मूलेज और डेटा पे होता है। तो उस कंडीशन में इस बटन के थ्रू हम डेटा को हाइड कर देते हैं और सामने वाले को ये लगता है कि सिर्फ हमारे पास रिपोर्ट ही आई है। ठीक है, और इसे अनहाइड करने के लिए आप इस बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी और आप इसे अनहाइड कर सकते हो। फिर अगर आपको कोई एक शीट रखकर बाकी सारी हाइड करनी है तो आप इस बटन का प्रयोग कर सकते हो और अनहाइड करने के लिए इसका। ठीक है, उसी तरीके से ये वेरी अनहाइड यानी सारी शीटों को हाइड कर देगा बटन, और जब कोई राइट क्लिक करके देखेगा तो उसे लगेगा कि इसके अंदर कोई और शीट नहीं है। जिसे नॉलेज होगी वो वीबीए के थ्रू इसे शो कर सकता है, लेकिन आप यहाँ बटन से ही इसे दोबारा से अनहाइड कर सकते हो। उसी तरीके से कुछ सिलेक्टेड शीटें अगर आपको हाइड करनी है तो आप कंट्रोल के साथ शीट को क्लिक कीजिए, शीट नेम पे वो सिलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये हाइड हो जाएगी। फिर अनहाइड कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई सिलेक्टेड शीटें डिलीट करनी है तो आप शीट को सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल के साथ और इस बटन पे प्रेस कीजिए। इस पे पहले एक वार्निंग आएगी, क्योंकि कई बार होता है कि बाय मिस्टेक बटन क्लिक हो जाती है, तो वो सीधे डिलीट ना करके पहले आपसे दोबारा से रिकन्फर्म करेगा। अगर डिलीट करना है तो ओके कीजिए, नहीं करना तो कैंसिल कर सकते हैं। जैसे हमने ओके किया तो ये 2 शीटें डिलीट हो गई। उसी तरीके से अगर आपको सारी शीटें डिलीट करनी है एक को छोड़कर, क्योंकि एक शीट तो रहेगी रहेगी, आप सारी शीट डिलीट नहीं कर सकते, तो जो एक्टिव है उसे छोड़कर तो आप इसे प्रेस करेंगे, ये भी एक बार कंफर्मेशन लेगा और उसके बाद सारी सीटों को परमानेंटली डिलीट कर देगा। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारा शीट का पार्ट। ये जितने भी टूल्स हैं ये सारे शीट से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन के लिए मैंने कुछ टूल्स बनाए हैं। वो जैसे मैंने अपनी बेसिक वीडियो में, बेसिक फाइनेंशियल कैलकुलेशन वाली वीडियो में आपको कुछ फॉर्मूलेज बताए थे, वही फॉर्मूले मैंने यहाँ पे यूज़र फॉर्म में एंटर कर दिए हैं। जैसे आप इसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप करंट वैल्यू डालोगे और यहाँ पे लास्ट मंथ की वैल्यू डालोगे, तो यह आपको ग्रोथ या डी ग्रोथ दे देगा। ठीक है, यही चीज़ अगर आपको बाय फार्मूला यूज़ करना है तो यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर रखा है कि आप इसे फार्मूले के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। आपको लिखना होगा इक्वल न्यू ग्रोथ, करंट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू, और उसके बाद आपको ये आप अपनी टेबल पे भी इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 120 एंड 130, तो ये लास्ट है, ये करंट है, तो हम करेंगे न्यू ग्रोथ, करंट एंड लास्ट, तो ये आपको ग्रोथ दिखा देगा। इसी तरीके से अगर वैल्यू आप चेंज कर दोगे तो ये डी ग्रोथ भी दिखा देगा। आपको इसमें ध्यान क्या देना है, इसके अंदर आपको सिर्फ ये परसेंटेज जो ये आता है, ये एक परसेंटेज में खुद कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ये आपको खुद परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमको डेसिमल में ही वैल्यू रिटर्न करता है। दूसरा, एक्सेल का खुद का एक ग्रोथ का फॉर्मूला है, लेकिन वो एडवांस लेवल का है, तो जब हम एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे तब मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए मैंने ये सिंपल वाला क्रिएट किया है। इसी तरीके से आप डिस्काउंट को भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल सेम, और यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। आप एक बार चेक करके देखना। ये टैक्स चार्ज है, टैक्स कैसे चार्ज होता है, अगर दो वैल्यू पे कोई आपको दो वैल्यू दे रखी है जिसके ऊपर एक एक्चुअल है और एक पे टैक्स चार्ज होकर आपको अमाउंट मिला है, आपको परसेंटेज पता करनी है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो आपको टैक्स की परसेंटेज बता देगा, और बाय फार्मूला भी आप इसे अपनी वर्किंग शीट पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है डेट फार्मूला। डेट फार्मूला जब आप ओपन करोगे, इसके अंदर दो डेट मेंशन करनी होती है। मान लीजिए हमने एक ओल्ड डेट ये मेंशन कर दी और करंट की डेट, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये टोटल डेज बताएगा, आपको क्वार्टर बताएगा, मंथ इसे थोड़ा पीछे करते हैं हम इसे 19 करते हैं। अब इसे टोटल डेज बताएगा, क्वार्टर बताएगा, मंथ बताएगा, टोटल मंथ, टोटल वीक्स कितने हैं वो बताएगा, और टोटल ईयर कितने हो गए वो बताएगा। दोबारा से आपको रीसेट करना है कोई दूसरी डेट, तो आप इसे क्लिक करके रीसेट कर सकते हो। और अगर यही फॉर्मूला आपको वर्कशीट पे यूज़ करना है तो आपको 3 पैरामीटर पास करने होंगे। पहले न्यू डेट, ओल्ड डेट एंड मेथड। मेथड के लिए जब आप इसे क्लोज करोगे तो वो आपको बताएगा मेथड। ये मेथड क्या है, डी के डेज के लिए आपको डी पास करना है, मंथ के लिए आपको एम पास करना है, ईयर्स के लिए आपको 4 वाई पास करना है, वीक के लिए आपको 2 डब्ल्यू पास करना है, और क्वार्टर के लिए आपको क्यू पास करना है। ठीक है, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये 2 डेट है हमारे पास, हमने यहाँ डाला डेट कैलकुलेशन, पहली डेट, दूसरी डेट एंड एम, तो ये आपके मंथ आ गए। इसी तरीके से आप इसमें चेंज करेंगे तो आपको ये क्वार्टर आ गए। तो ये डेट का फंक्शन है, आप इसे बाय यूज़र फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो और अपनी वर्किंग शीट पे भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, ये है लिस्ट। अगर आपके पास कोई फोल्डर है और आप चाहते हो कि उसकी पूरी डिटेल आपको वर्किंग शीट पे, आपकी एक्सेल शीट पे मिल जाए, तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आप कोई फोल्डर सेलेक्ट कीजिए, मान लीजिए यूट्यूब वाला मेरा ही फोल्डर हमने सेलेक्ट किया। अब हम चाहते हैं कि ये फोल्डर के अंदर जितनी फाइलें वो दिखाए, और इसके अंदर अगर कोई फोल्डर बना हुआ है तो उस फोल्डर के अंदर की भी फाइलें हमें दिखाए, तो हम इसके ऊपर भी क्लिक कर देंगे, मेन फोल्डर विद द ऑल सब फोल्डर्स एंड फाइल डिटेल्स। उसके बाद अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोई एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग चाहिए, जैसे जेपीजी फाइल चाहिए, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, जेपीजी। ठीक है, और अगर आपको कोई वर्ड फाइंड करना है कोई पर्टिकुलर वर्ड से, जैसे लोगों के नाम से, तो आप आपको सिर्फ फाइल चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपको सिर्फ फोल्डर चाहिए तो इसके ऊपर, और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक अलग से शीट क्रिएट होगी और उसके ऊपर पूरी डिटेल आ जाएगी। ये देखिए, इसने ये दिखाया है कि जो जेपीजी फाइल है वो सिर्फ थंबनेल में ही है, बाकी किसी में जेपीजी फाइलें नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जब आप यहाँ पे हाइपरलिंक लगा हुआ है किसी भी फाइल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो फाइल भी ओपन हो जाएगी, आपको फोल्डर में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके आगे उसका फॉर्मेट दे रखा है, उसका साइज़ दे रखा है, वो कब क्रिएट हुई है, कब मॉडिफाई हुई है, सारी डिटेल है। और लास्ट में आपके पास ये बॉक्स बन के आता है एक छोटा सा, जिसके ऊपर फोल्डर का पाथ है, इसमें टोटल कितने फोल्डर हैं, कितनी टोटल फाइलें हैं, और मेरी मेल आईडी है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप उस पर पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई लिस्ट। उसके बाद एक ये छोटा सा मैंने फंक्शन क्रिएट कर रखा है, जैसे कई बार होता है कुछ कंपनीज़ के अंदर नेट अलाउड नहीं होता कि हम नेट नहीं चला सकते। उस कंडीशन में अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग चाहिए, आपको वर्ड पता है बट उसका मीनिंग नहीं पता, तो उस कंडीशन में आप इसे ओपन कर सकते हो और इसके अंदर कोई भी वर्ड सर्च कर सकते हो। जैसे एक सिंपल सा वर्ड सर्च करते हैं तो वो आपको हिंदी मीनिंग दे देगा। अगर आपको इसको एक्सेल पे भी चाहिए तो आप मीनिंग लिखकर उस वर्ड को सिलेक्ट कीजिए, एक्सेल पे लिख के वो आपको हिंदी का मीनिंग जो भी होगा वो चेंज करके दे देगा। जैसे एक्सेप्ट मीनिंग, तो वो आपको वर्कशीट पे मिल जाएगा। इसी तरीके से एक मैंने वर्ड फॉर्म का बनाया, इसके अंदर 10,000 से ऊपर वर्ड्स हैं और इसके अंदर 1000 से ऊपर वर्ड हैं जो वर्ब हैं सिर्फ। तो इसके अंदर अगर देखेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे आप, तो ये आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एस या ई एस कंडीशन में क्या चीज़ लगेगा और ING, ये आपको पूरा का पूरा चार्ट दे देगा। और उसके बाद अगर आपको ये एक्सेल शीट पे चाहिए तो उसमें कंडीशन है कि आपको वर्ड के साथ इन 5 पैरामीटर में से कौन सा चाहिए वो मेंशन करना होगा। जैसे यहाँ 3 लिखेंगे आप तो ये वाला आएगा, 5 लिखेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी फाइल है, एड-इन की फाइल है, आप इसे ओपन कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड में ओपन हो जाएगी। और अगर आप इसे एक्सेल में ऐड करना चाहते हैं कि
ये एक्सेल में परमानेंटली ऐड हो जाए, जब भी एक्सेल ओपन हो तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, तो उस कंडीशन में आप डेवलपर पे जाओगे। डेवलपर पे जाके ये एक्सेल ऐड इन ये दिया है इसलिए ताकि आप ऐड इन फाइलें ऐड कर सको, तो इसे ओके करोगे। उसके बाद उसमें ब्राउज़र में जाओगे, जहाँ पे आपने ये फाइल सेव कर रखी है उस फाइल को क्लिक करोगे। जैसे डाउनलोड में ये फाइल है, मैंने इसे क्लिक किया, ये इसके अंदर ऐड हो जाएगी, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये एक्सेल के साथ अटैच हो गई। अब अगर इस फाइल को मैं बंद कर दूँ और एक नई एक्सेल ओपन करूँ, ब्लैंक ही ओपन करूँ, तो भी ये इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब ये एक्सेल के साथ ही ओपन होगा। तो इस कंडीशन में अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल है तो इसे आप डाउनलोड कीजिए और अपने काम में यूज़ लीजिए।